कीव अंडर अटैक। एक धमाके का बदला 100 धमाके। क्राइमिया अटैक के बाद पुतिन का अचूक हमला। कीव की सड़कों पर दहशत, धमाके और पुतिन के नॉन-स्टॉप हमले। नेटो को भी वार्निंग। जर्मन दूतावास के बाद क्या ज़ेलेंस्की के बंकर पर गिरेगी मिसाइल? अब ज़ेलेंस्की कहां छुपेंगे? बंकर छोड़ेंगे या फिर सुरंग में टहलेंगे? युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने खोली तीसरी आंख। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। पुतिन की तीसरी आंख खुल चुकी है और इसका एक छोटा सा ट्रेलर यूक्रेन की राजधानी कीव ने देख भी लिया। इस वक्त भी पुतिन की मिसाइल कीव को निशाना बना रही है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन की तमाम रिपोर्ट्स के साथ नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज कीव पर हुए सबसे बड़े हमले की बात करेंगे। अगले 24 घंटे ज़ेलेंस्की के लिए क्यों खास होने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। आपको पुतिन के अगले एक्शन के बारे में एक नई सीक्रेट बात मालूम चलेगी। 8 अक्टूबर 2022 सुबह 6:07। रूस को क्राइमिया जोड़ने वाले पुल पर बहुत बड़ा धमाका होता है। क्राइमिया से रूस का संपर्क टूट जाता है। इस धमाके को ज़ेलेंस्की और नेटो का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। पूरी दुनिया में रूस और पुतिन का मजाक बनाया जाता है। पश्चिमी मीडिया पूछती है कि इस हमले के बाद पुतिन की हुकूमत का अंत करीब है। लेकिन 10 अक्टूबर 2022 कीव शहर एक शांत सुबह के साथ उठता है। चिड़ियों की चहचहाट के बाद अचानक खुलती है पुतिन की तीसरी आंख और दुनिया देखती है कि कीव शहर कैसे धमाकों से गूंज रहा है, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन ज़ेलेंस्की के फेवरेट शहर को तबाह कर रही है। ये पुतिन का बदला है जो बहुत आराम से, बहुत खामोशी से लिया गया है। कीव की सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी थी। इस लड़की को देखिए जो कीव की सड़कों पर चलते हुए अपना वीडियो बना रही है और तभी एक बड़ा धमाका होता है। ऐसा ही एक धमाका एक कार सवार शख्स के मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड होता है। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा हमला था। कीव के पास शेवचेंको इलाके का हमला देखिए जब एक फुट ओवर ब्रिज के पास धमाका होता है। इस धमाके को दूसरे एंगल से देखिए, आपको हमला और भी खतरनाक नजर आएगा। तो इस तरह पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जवाब दिया है
और क्राइमिया हमले के बदले का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। Маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. कीव की स्काईलाइन देखिए, यहाँ धुएं के गुबार से दहशत देखिए। पुतिन के गुस्से का इससे बड़ा सबूत आपने यूक्रेन में नहीं देखा होगा। पुतिन ने 2 दिनों के अंदर क्या किया, कैसे बदले का प्लान बना, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि पुतिन के बदले का कैनवास सिर्फ कीव तक सीमित नहीं था। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन ने 180 जगह पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। कीव पर 60 मिसाइलें दागी गई हैं। निकोलाइव में 47 जगहों पर हमला हुआ है। नीप्रो, खारकोव, सुमय, जापोरिजिया और ओडेसा में भी दसियों मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचाई गई है। पुतिन ने कीव के आसपास बिजली घरों को टारगेट किया है ताकि जेलेंस्की को पता चल सके कि रूस चाहे तो उसे घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। Попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. देखिए, काला सागर से रूस के वॉरशिप से कैसे एक के बाद एक कलिब्र मिसाइल दागी गई। रूस ने भी क्राइमिया पर हमले के बाद कलिब्र मिसाइल के हमले बढ़ाए हैं। एक दिन पहले जापोरिजिया को टारगेट करने के बाद पुतिन ने बता दिया है कि यूक्रेन का अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। यही वजह है कि जेलेंस्की कीव पर क्रूज मिसाइल की बारिश का इंतजार कर ही रहे थे और कलिब्र मिसाइल का हमला शुरू हो गया। ये है कलिब्र क्रूज मिसाइल। कलिब्र 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर से भी इसे दागा जा सकता है। एक बार फिर देखिए कि जब कलिब्र एक साथ फायर की जाती हैं तो कैसे आग बरसाने के लिए ये मिसाइल लॉन्च होती है। जेलेंस्की अब तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि पुतिन ने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। वो चाहे तो कीव के साथ जेलेंस्की का घर, उनका बंकर और तमाम बड़ी सरकारी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पुतिन चाहें तो वो तरीका अपनाएं जो 2003 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक पर हमले के दौरान सद्दाम हुसैन के खिलाफ अपनाया था। तब सद्दाम के महलों पर लगातार टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया था। अमेरिका की कोशिश सद्दाम हुसैन को खत्म करने की भी थी। इस हमले को अमेरिकी मिलिट्री ने शॉक एंड ऑ का नाम दिया था। लेकिन कीव पर तमाम तरह के मिसाइल और सुसाइड ड्रोन के हमलों के बाद भी जेलेंस्की सुरक्षित हैं और खुलकर बयान दे रहे हैं। पुतिन को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। Київщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці... जेलेंस्की ने अपनी वीडियो स्टेटमेंट में ईरान के ड्रोन का नाम लिया है। पुतिन इस वक्त यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उड़ता हुआ बम है और वहां जाकर गिरता है जिस टारगेट को उसे पूरी तरह खत्म करना होता है। पुतिन ने बस जेलेंस्की को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया और उसके बाद उनके स्पेशल ऑपरेशन के नए कमांडर जनरल सरगेई सुरोविकिन को आदेश मिला। जनरल सरगेई सुरोविकिन को चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की सलाह के बाद बनाया गया है। लिहाजा पुतिन के लेटेस्ट ऑपरेशन कीव में कादिरोव का भी दखल रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पुतिन को यकीन था कि क्राइमिया ब्रिज पर हमला जेलेंस्की के ऑर्डर पर किया गया है।
इस वक्त यूक्रेन बहुत ज्यादा दहशत में है। ज़ेलेंस्की चाहे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एहसास हो गया है कि पुतिन की तीसरी आंख खोलने के मायने क्या है। ज़ेलेंस्की की तरह पुतिन रोज बयान जारी नहीं करते, ना ही सेल्फी वाले वीडियो बनाते हैं। वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो एक पुख्ता प्लान बनाने या उसे अंजाम पहुंचाने वाले भरोसे के साथ बात करते हैं। इसलिए अब ज़ेलेंस्की के लिए अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब पुतिन ने तीसरी आंख खोलकर शॉक एंड ऑ वाला एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है। कीव का किला टूटता है तो इसका सीधा मतलब होगा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना ही होगा। ज़ेलेंस्की इस वक्त उस जगह छिपे हैं जहां रूस की फौज का पहुंचना बेहद मुश्किल है। इस स्पेशल रिपोर्ट में यूक्रेन की सबसे खुफिया जगह देखिए, जहां बैठे ज़ेलेंस्की अपनी जान भी बचा रहे हैं और युद्ध वाले ऑर्डर भी जारी कर रहे हैं। कीव की जमीन कांप रही है, आसमान धुआं धुआं है। दिन हो या रात, यूक्रेन पर बम और मिसाइलों की बरसात हो रही है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ से कीव पर लगातार हमले। क्राइमिया ब्रिज ब्लास्ट का बदला इतना भीषण हुआ है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बंकर में जाना पड़ा है। राजधानी कीव को अभेद किला मानने वालों का भ्रम पुतिन के मिसाइल हमले ने तोड़ दिया है। रूस की मिसाइल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑफिस के पास गिरी है। जाहिर है अगला टारगेट ज़ेलेंस्की हो सकते हैं, लिहाजा ज़ेलेंस्की ने महाकवच पहने बंकर को प्रस्थान कर चुके हैं। यह बंकर कैसा है और ज़ेलेंस्की इस बंकर में कैसे, कब तक और कितने सुरक्षित हैं, पहले इसे समझते हैं। तो अब पुतिन के पंजे से ज़ेलेंस्की को कौन बचाएगा? क्या अब भी ज़ेलेंस्की के पास यूक्रेन को बचाने का कोई प्लान है? क्या ज़ेलेंस्की के पास पुतिन के खिलाफ कोई ब्रह्मास्त्र है? इन तीन सवालों का बस एक जवाब है, ज़ेलेंस्की का महाकवच। ऐसा रक्षा कवच जहां खुद ज़ेलेंस्की भी सुरक्षित है और वहीं से यूक्रेन की सेना की कमान भी संभालने में सक्षम है। यह बंकर कैसा है, पहले वो देख लीजिए। असल में महायुद्ध की शुरुआत होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सेफ हाउस यानी सेना के बनाए एक बंकर में सुरक्षित हैं, जिसके अंदर ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही वॉर रूम है। इन दोनों कमरों के अंदर से रूस के खिलाफ युद्ध नीति बनाई जाती है। इन कमरों के साथ ही एक और कमरा है जहां ज़ेलेंस्की अपने खास अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। ये बंकर इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता। दिन भर के माइंड गेम्स और रणनीति बनाने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को 2 ही घंटे सोने का वक्त मिलता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की सिर्फ इस बंकर में ही रहते हैं। हर 3-4 दिन बाद वो बंकर से बाहर आते हैं और अपने सैनिकों से मिलते हैं। उसके लिए उन्हें बंकर पर बने लोहे के सुरक्षित दरवाजे को पार कर बाहर आना होता है। बंकर इतना सुरक्षित है कि उसकी सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले स्नाइपर्स लगाए गए हैं। तो बंकर के बाहर ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम S-300 तैनात है।
जलते कीव के बंकर में राष्ट्रपति जेलेंस्की की जिंदगी कितनी महफूज है, ये तो आपने देख लिया। अब वो भी देखना जरूरी है कि बंकर के मुहाने तक पहुंची आग को कब तक जेलेंस्की के पर्सनल बॉडीगार्ड रोके रख सकेंगे, क्योंकि पूरा कीव ही धुआं धुआं दिख रहा है। जहां भी नजर जाती है तबाही और बर्बादी का मंजर है। ऐसा लग रहा है कि पुतिन फाइनल वॉर छेड़ चुके हैं और अब डायरेक्ट कीव को कब्जे में लेकर युद्ध का समापन करना चाहते हैं। वरना 8 महीनों के इस युद्ध काल में अब तक कीव पर ऐसा भीषण हमला नहीं हुआ था। युद्ध के बिल्कुल शुरुआत में भी नहीं, जब कीव चारों तरफ से घिर चुका था। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बंकर से बयान आया है, जिससे पता चलता है कि युद्ध की तीव्रता किस लेवल तक पहुंच चुकी है। सुनिए। Невизнання Росії державою-терористом, визнання на всіх рівнях. Потрібне обмеження будь-яких економічних контактів з будь-якими російськими суб'єктами. Не можна бути спонсорами тероризму. Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція днями буде розглядатися Генеральною асамблеєю ООН. Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді. अचंभे वाली बात नहीं है कि अब जेलेंस्की का फाइनल एग्जाम शुरू हो गया है। कीव का किला फतेह और मॉस्को जीत के जश्न में डूब जाएगा। लेकिन अचानक जनमत संग्रह कराते कराते पूर्वी यूक्रेन को दबोचते दबोचते पुतिन की सेना ने कीव का रुख क्यों कर लिया, इसका जवाब खुद राष्ट्रपति पुतिन से सुनिए। क्राइमिया का पुल उड़ने के बाद पुतिन की वॉर स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल गई दिखती है। Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. जवाब तो मिल रहा है। कीव की जमीन, आसमान और हवा इसकी गवाह है। लेकिन कीव क्या कुछ घंटों में तबाह हो सकता है? क्या जेलेंस्की जैसे समझदार, निर्णय लेने में काबिल सुप्रीम कमांडर ने कीव के लिए सिक्योरिटी का कोई फूल प्रूफ इंतजाम नहीं किया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कीव कब तक पुतिन के प्रहार से खुद को सुरक्षित रख पाएगा? क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कीव को जीतना आसान नहीं है। कीव शहर के नीचे शहर से जुड़ा सबसे बड़ा राज छिपा है। ये एक ऐसा राज है जिसकी बुनियाद सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। कीव शहर के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बना हुआ है जिनमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौजी महीनों तक छिपकर रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। ये सुरंगों की ऐसी भूल भुलैया है जिसमें लोग भटक भी सकते हैं, लेकिन इस भूल भुलैया को जानने वाले इस सुरंग में एक जगह से घुसकर शहर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर के पानी की निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सुरंगों को जानने वाले जानते हैं कि यहां सालों पहले बने रूसी सेना के वो बंकर भी मौजूद हैं, जिनमें आसानी से छिपा जा सकता है। कीव शहर के नीचे ऐसे एक नहीं बल्कि कई बंकर मौजूद हैं। कमाल की बात यह है कि ऐसे बंकरों में छिपे लोगों पर शहर की सड़कों पर बरसते बमों के बारूद और धमाके का कोई असर नहीं होगा। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह कि रूसी सेना भी कीव शहर में मौजूद इस पाताल लोक के राज के बारे में जानती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। इसी तरह ये कीव शहर का अर्सलाना मेट्रो स्टेशन है। अर्सलाना मेट्रो स्टेशन जमीन के अंदर तकरीबन 106 मीटर की गहराई पर बना हुआ है। ये दुनिया का जमीन के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में बना मेट्रो स्टेशन भी है। और इस मेट्रो स्टेशन के अंदर भी जंग के हालात के दौरान लोगों की हिफाजत के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कीव को बचाने के लिए जेलेंस्की और उनकी सेना ने और क्या-क्या इंतजाम किए हैं, इसकी डिटेल यहां है। रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा
और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। यूक्रेन की सरकार ने साल 2014 में ही अपने मेट्रो स्टेशनों में जंग के हालात में उन्हें बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। यहां तक कि शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को शहर के लोगों को रूसी फौज की बमबारी से बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छिपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बनी एक मेट्रो लाइन के जरिए भी शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हैं। किले को तोड़ना या किले के भीतर घुसकर बम से उसे उड़ा देना रूस के सैनिकों के लिए ये कितना मुश्किल है, ये जंग पर शुरुआत से नजर डालने वालों को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें याद है कि पुतिन के सबसे खूंखार जनरल कादिरोव भी अपनी चेचन फौज को लेकर कीव का एक बार घेरा डाल चुके हैं। लेकिन 20-22 दिनों के इस घेरे का नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। अब पुतिन युद्ध के शायद अंतिम चरण में है और अब की बार सेना की बड़ी तादाद से कीव को घेरने की जगह मिसाइल हमलों की बारिश करने का फैसला किया है। इन मिसाइलों से हो रहे संघार की तस्वीरें बहुत दुखद है, लेकिन पुतिन के इरादों के सामने इसकी कोई बिसात नहीं। पुतिन ने जिस तरह से कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन का गुस्सा परमाणु वाले लेवल पर भी पहुंच सकता है। इस बीच अमेरिका से पुतिन को बहुत बड़ी धमकी मिली। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इस युद्ध में न्यूक्लियर बम की एंट्री आखिर कौन कराना चाहता है। अमेरिका ने दी पुतिन को बहुत बड़ी धमकी। इतनी बड़ी धमकी आज तक पुतिन को किसी ने नहीं दी। अगर पुतिन ने न्यूक्लियर बम का बटन दबाया तो समझ लेना पुतिन ने अपने सुसाइड नोट पर साइन कर दिए हैं। ये शब्द अमेरिका के किस अधिकारी ने कहे हैं? ये चेतावनी कितनी बड़ी है? इस धमकी का संकेत क्या है? ये सब आपको आगे बताएंगे। जिस तरह एक एक कर पुतिन के करीबियों पर हमले कर उन्हें मार डाला गया, जिस तरह पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन पर जानलेवा हमला हुआ, जिस तरह पुतिन के राजनीतिक गुरु की बेटी दारिया दुगिन की हत्या हुई, क्या उसी तरह पुतिन पर भी जानलेवा हमला पुतिन के दुश्मन कर सकते हैं? जंग में दुश्मन को मात देने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है, और ये सबको पता है कि जेलेंस्की का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त मॉस्को के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन में बैठा हुआ है, जिसका नाम है पुतिन। तो क्या यूक्रेन को न्यूक्लियर बम के हमले से बचाने का अमेरिका के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, पुतिन की हत्या? क्या यूक्रेन की स्पेशल सर्विस इतनी योग्य है कि पुतिन के करीब तक पहुंच सके? क्या CIA इतनी केपेबल है कि क्रेमलिन तक पहुंच सके? आखिर अमेरिका की धमकी में कितना दम है, सब कुछ आपको बताएंगे। हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले बात करेंगे धमकी देने वाले जॉन बोल्टन की, जो ट्रंप की सरकार में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। क्या कहा है जॉन बोल्टन ने, पहले सुनिए। We should say publicly that if Putin did authorize the use of a nuclear weapon, he would be signing his own suicide note. And I think that needs to be clear publicly so that everybody in the Russian military, intelligence, domestic security conglomerate knows how much is at risk here. पुतिन को इतनी स्पष्ट चेतावनी पहली बार अमेरिका की तरफ से दी गई है। अमेरिका हमेशा डबल गेम खेलने में माहिर रहा है।
एक तरफ बाइडेन कहते हैं कि पुतिन की न्यूक्लियर धमाके की धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व एनएसए पुतिन को सीधी धमकी देते हैं कि पुतिन ने अपने सुसाइड नोट पर साइन कर दिया है। व्हाइट हाउस के अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, क्योंकि अमेरिका अब पुतिन को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानने लगा है। अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थक और पुतिन के विरोधी एक न्यूज़पेपर द सन में एक एक्सपर्ट की टिप्पणी छपी है। पुतिन को यह डर लग रहा है कि कहीं उनका हाल भी गद्दाफी जैसा ना हो जाए। कर्नल गद्दाफी लीबिया का तानाशाह था, जिसको अमेरिका के समर्थक विद्रोहियों ने बहुत बुरी तरह सड़कों पर घसीट कर मारा था। कभी गद्दाफी और पुतिन मिलकर अमेरिका का विरोध करते थे, लेकिन अपने मित्र गद्दाफी को पुतिन खो चुके हैं और इसका जिम्मेदार भी अमेरिका ही है। अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट एबीसी पर भी ऐसा ही आर्टिकल छपा है कि जब पुतिन की मौत होगी तो रूस का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। ऐसे डरावने आर्टिकल्स लिखवाने का मकसद रूस की जनता के अंदर पुतिन के विरोध को हवा देना है। क्रेमलिन कभी भी पुतिन की सिक्योरिटी को हल्के में नहीं लेता है, लेकिन रूस की सिक्योरिटी एजेंसियों ने यह दावा भी किया था कि क्रीमिया के ब्रिज की सुरक्षा 20 स्तरीय सुरक्षा की जा रही है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एलिजाबेथ ने एक फोटो ट्वीट कर दावा किया था कि 3 महीने पहले रूस ने एक प्रोपेगेंडा के जरिए यह बताया था कि क्राइमिया की ब्रिज की सुरक्षा 20 प्रकार से की जा रही है, यानी उस ब्रिज की 20 स्तरीय सुरक्षा थी। सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से ब्रिज की सुरक्षा की जा रही थी, लेकिन फिर भी ब्रिज के चीथड़े उड़ा दिए गए थे। अगर पुतिन का यह आरोप सही है कि क्रीमिया का ब्रिज यूक्रेन की स्पेशल सर्विस ने उड़ाया था, तो फिर जब 20 स्तरीय सुरक्षा वाला ब्रिज यूक्रेन हमला करके उड़ा सकता है, तो फिर पुतिन की सुरक्षा तो मुश्किल से 5 स्तरीय ही है। ज़ेलेंस्की के कैंप में पुतिन के कत्ल की साजिश आज से नहीं, उस वक्त से चल रही है जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी। और क्योंकि अब पुतिन पर शक है कि वो यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पुतिन की डेथ यूक्रेन का अहम टारगेट है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ कायरिल बुडानोव ने इंटेलिजेंस यूनिट की वेबसाइट पर प्रकाशित बयान में कहा था कि यूक्रेन की जंग अब 2 तरीके से ही समाप्त हो सकती है, या तो रूस टूट जाए या फिर रूस की लीडरशिप में बदलाव हो। इसके बाद भी युद्ध तभी बंद होगा जब रूस का नया नेता ये कहेगा कि वर्तमान युद्ध एक बीमार तानाशाह द्वारा डिजाइन किया गया था। युद्ध तभी खत्म होगा जब रूस कब्जा किए हुए क्षेत्रों को छोड़ देगा। आप समझ सकते हैं कि ज़ेलेंस्की के इंटेलिजेंस ऑफिसर कायरिलो के इरादे पुतिन के लिए कितने खतरनाक हैं। उन्होंने पुतिन का बिना नाम लिए पुतिन को सत्ता से हटाने की कामना की है, और ये तभी संभव है जब पुतिन इस दुनिया में ना रहे। ऐसा नहीं कि ज़ेलेंस्की के हिटमैन मॉस्को के अंदर मौजूद नहीं है। ये तस्वीरें रूस के न्यूज चैनलों ने ही जारी की थी। 2 महीने पहले रूस की स्पेशल फोर्स के जवानों ने रूस के अंदर ही कार्रवाई करके यूक्रेन के कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से बंदूकें और यूक्रेन का पासपोर्ट मिला था। इनके निशाने पर पुतिन के फेवरेट पत्रकार व्लादिमीर सोलोवियेव थे। सवाल यह है कि क्या रूस के अंदर घुसकर या फिर पुतिन के किसी विदेशी दौरे के बीच में पुतिन को टारगेट करने की कोशिश सफल हो सकती है। अब तक पुतिन पर 5 बार जानलेवा हमले की साजिश रची जा चुकी है, लेकिन हर बार वो मौत को मात देकर बाहर निकले। पुतिन पर हमला साजिश नंबर 1। कॉकेशस में पुतिन पर हमले की साजिश रची गई, लेकिन स्नाइपर्स ने हमला नाकाम कर दिया। साजिश नंबर 2। अजरबैजान में पुतिन पर हमले की साजिश चेचन विद्रोहियों ने रची,
लेकिन हमलावर पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुतिन पर हमला, साजिश नंबर 3। मॉस्को में मोटरवे के नीचे बम लगाया गया था। मोटरवे से ही पुतिन का काफिला गुजरने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर पुतिन के काफिले का रास्ता बदल दिया गया। मोटरवे से 40 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था। पुतिन पर हमला, साजिश नंबर 4। ब्रिटेन के अंदर पुतिन पर हमले की साजिश, स्नाइपर्स से हमले की प्लानिंग की गई थी। ब्रिटेन की पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां की थी। पुतिन पर हमला, साजिश नंबर 5। चेचन विद्रोहियों की साजिश। एडम ओस्मायेव नामक चेचन विद्रोही ने कत्ल की साजिश रची थी, लेकिन 2012 में रूस की स्पेशल फोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।